हेलो फ्रेंड्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा है, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विद बोथ फीट। मतलब अगर आप लॉन्ग रन में पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को, अपने इनकम को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, जिससे आपको लॉन्ग रन में मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जॉब करते हो, करियर स्टार्ट किया, आपकी कोई सेविंग है, स्टार्टअप कर रहे हो, तो उस केस में आपको अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस है सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स पे, वो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। इंस्टाग्राम चैनल हमारा स्किल बस ऑफिशियल, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं आपको क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं, तो जब भी भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, तो दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, रियल एस्टेट में करूं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दूं, गोल्ड खरीद लूं, पीपीएफ करा लूं, या फिर ऐसा क्या करें जिससे हमें बेस्ट टू बेस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो इस वीडियो में एक एक करके आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। कौन से रिस्क एपिटाइट के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, इस पर डिस्कशन करेंगे, एंड जिसके बाद आप शायद थोड़ा बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं डायरेक्ट इक्विटी। भाई डायरेक्ट इक्विटी का मतलब होता है कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट मतलब जैसे आपने देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएससी, एनएससी, जिसके आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, सेंसेक्स निफ्टी के रिप्रेजेंट होता है। तो वहां पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि अभी तक जब हम देखते हैं पिछले कुछ सालों का ओवरऑल रिटर्न, तो पिछले 10 सालों 15 सालों को जब आप सेंसेक्स का रिटर्न देखते हो या निफ्टी का रिटर्न देखते हो, तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न दिखता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी में उन्हीं लोगों का एंटर करना चाहिए जिनका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, जो भाई ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपका कोई भी रिटर्न ना आए, यहाँ पे लॉसेस भी ज्यादा आते हैं, और यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग मार्केट की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सा राइट स्टॉक है, किसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, रिस्क को मिनिमाइज करके अलग अलग सेक्टर में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको भाई कंपनीज के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट पढ़नी आती है, क्योंकि यहां पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं जाना है, हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, डे टू डे ट्रेडिंग की, हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब हम वो पर्टिकुलर गुड कंपनीज को पिक करते हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जहां पे कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट आ रहा है, लॉन्ग रन में इनके विजन अच्छे हैं, मिशन अच्छे हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर हम उनके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट को स्टडी करें, तो वहां पे सब चीज पॉजिटिव दिख रही है। तो इस तरह से शेयर पिक करना होता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छे से है, आपको शेयर्स पिक करने आते हैं, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में एंटर कर सकते हो। लेकिन आपका रिस्क एपिटाइट हाई हाई होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है नहीं यार मुझे पैसे खोने का डर है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तब आपके लिए क्या ऑप्शन आता है? तब आपके लिए ऑप्शन आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अब देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली करते क्या है, जो इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा है, वो उससे पैसा ले लेते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको कंपनीज को रीड करना आता है, अंडरस्टैंड करना आता है, एंड उसके हिसाब से अपनी नॉलेज लगा के वो आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोफेशनल्स बैठे हुए, एक्सपर्ट बैठे हुए, जिनके पास नॉलेज है काफी सारी। तो म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा लेते हैं, और वो कभी भी एक शेयर में नहीं लगाते, वो मल्टीपल शेयर्स में लगाते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी का ये मतलब हुआ, जहां पे जो म्यूचुअल फंड है आपका, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी स्टॉक में लगा रहा है, मतलब वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही लगा रहा है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जिसका 65% ऑफ एसेट्स मेजरली इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब यहां पे डिफिकल्ट क्या है, देखो रिस्क कंपैरेटिवली डायरेक्ट शेयर मार्केट से कम है, बट डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा है, क्योंकि ये भी अपना पैसा जो है वो शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। 65 से ज्यादा परसेंट आपका डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर होता है। तो यहां पे चैलेंज ये क्रिएट होता है कि इफ इन केस कभी शेयर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, तो वो म्यूचुअल फंड में नीचे गिर जाता है, जहां पे लॉस होने के
चांसेस बन जाते हैं, बट कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है विजा विज अगर आप देखोगे डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आप खुद इन्वेस्ट करो, बिकॉज यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको नॉलेज होती है, लेकिन इसके बदले में ये कुछ कमीशन भी डिडक्ट करते हैं। जब आपके रिवॉर्ड्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेस रिस्क लेस रिटर्न बन जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बाद हमारे पास आता है डेट म्यूचुअल फंड। अब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है उन लोगों के लिए जिनको भाई कॉन्टिन्यूस रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा का लालच नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे जल्दी ग्रो नहीं करना, बट हाँ मेरा एक इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह हो जाए। तो डेट फंड जो होते हैं वो उन्हीं के लिए होते हैं जिनका रिस्क एपिटाइट कम होता है, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना एंड स्टडी रिटर्न चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा हाई फाई रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल रिटर्न चाहिए। तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनके जो मेजरली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो शेयर मार्केट इक्विटी फंड्स में नहीं होते, उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादातर होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर, जहां पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि यहां से पैसा आ ही जाएगा, बिकॉज यहां पे मेरी रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो कंपैरेटिवली आपका रिस्क काफी कम रहता है एंड वीजा विज आपके रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं आते अगर आप कंपेयर करोगे शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड से। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं मेरे पास और क्या ऑप्शन निकल के आता है इन्वेस्टमेंट का, तो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनपीएस, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो थोड़ा सा भाई आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है पीएफआरडीए का, तो हम लोग ये देख सकते हैं थोड़ा रिस्क इसमें कम रहता है। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है, जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपको रिटर्न्स मिलने अच्छे खासे स्टार्ट होते हैं। इसमें जो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है इस फंड में वो आपका मेजरली इक्विटी में, फिक्स डिपॉजिट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, लिक्विड बॉन्ड्स में, तो हर जगह आप यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका अगर रिस्क एपिटाइट नॉर्मल है, आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लॉन्ग रन में अपने रिटायरमेंट को देख रहे हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब मेरे पास एक अच्छा पैसा आ जाए, तो उस केस में आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली रिस्क आपका यहां पे कम हो जाता है। फिर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे लोग हायर रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं। उसके दो रीजंस है। पहला, जो यहां पे इंटरेस्ट आता है वो जनरली टैक्स फ्री होता है। तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है, तो लॉन्ग रन में जब आपको पैसा मिलता है तो वहां पे टैक्स नहीं लगता, जिसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका पैसा लग रहा है, उसकी गारंटी होती है सॉवरेन गारंटी, जिसकी वजह से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि आप एक तरह से अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो और गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि मैं आपको आपका पैसा दूंगी। इसका जो ओनली डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो पीपीएफ का रिटर्न आता है वो 15 इयर्स के बाद आता है। तो अगर अगेन आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हो तो यहां पे एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, इंटरेस्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, बस आपको 15 इयर्स का वेट करना है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप पीपीएफ अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड क्योंकि यहां पे एक सॉवरेन गारंटी होती है तो ये बिल्कुल एक सेफ इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। जबकि एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट रिव्यू करती है इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। इसके बाद मेरे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है बैंक की फिक्स डिपॉजिट। भाई बैंक में आप एफडी आरडी करते होगे तो वो जो एक ऑप्शन निकल के आता है वो ऑप्शन आपको काफी ज्यादा एक सेफ ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो लोग जनरली ये देखते हैं बिल्कुल सेफ है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आपका कोई बैंक डूब जाता है तो उस केस में आपकी जो गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख तक की है। तो अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की कोई फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में है तो वो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको पैसा वापस देने के लिए। लेकिन ऐसा इसलिए माना जाता है फिक्स डिपॉजिट कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई कमर्शियल बैंक है जो डूब गया हो। क्योंकि अगर एक बैंक डूब गया तो इसके पीछे पूरी की पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई बैंक प्रॉब्लम में होता है, स्ट्रगल में होता है, डूब रहा होता है, कोई चैलेंज होता है, तो उस केस में आरबीआई आता है और या तो उस बैंक को फंड कर देता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, या फिर उसका मर्जर करा देता है, या फिर उसको कैपिटलाइजेशन के लिए पैसा दे दिया जाता है। तो एक तरह से हमेशा बैंक्स को चलाया जाता है, क्योंकि अगर बैंक डूबे तो इसका डायरेक्ट मतलब है इकोनॉमी डूब जाएगी, जो कभी होता नहीं है। गवर्नमेंट और आरबीआई कभी भी इस चीज को होने नहीं देते। तो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हमारा ऑप्शन है। लेकिन अगेन यहां पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क अगर बिल्कुल जीरो के बराबर है तो आपके रिटर्न भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आपको फिक्स्ड
डिपॉजिट पे रिटर्न मिलता है दैट इज समवेयर ऑन 5 to 6%। पहले ज्यादा होता था बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं क्योंकि रेपो रेट कम हो रहा है। एंड जब आप इसको देखते हो इन्फ्लेशन के साथ मैच करके तो एक्चुअल जो रिटर्न आ जाता है वो 1 to 2% रह जाता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाहता है मेरा पैसा बिल्कुल सिक्योर रहे, तो बैंक डिपॉजिट इज अ फिक्स्ड ऑप्शन। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हो तो यहां पे बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन निकल के आता है रियल एस्टेट का। देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझो, जिस घर में आप खुद रहते हो, जो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना है, उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं समझा जाता। क्योंकि जिस घर में आप रहते हो उसे थोड़ी कभी बेचोगे, अगर उस घर की वैल्यू कितनी भी हो जाए यू विल नॉट प्रेफर टू सेल इट। तो अगर आप जिस घर में रहते हो उसके अलावा आपकी कोई सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसको आप इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही ट्रिकी ऑप्शन है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आप कौन सी लोकेशन में ले रहे हो, उसके भाई सारे के सारे पेपर्स पूरे हैं, उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स कितने हैं, लॉन्ग रन में ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितना बूम हो रहा है। एंड इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि यहां पे आपका एक डिसएडवांटेज होता है कि बहुत ज्यादा हाईली इलिक्विड होता है। इलिक्विड का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे आज पैसा चाहिए तो मेरा घर आज ही नहीं बिकेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट आज ही मुझे रिटर्न नहीं देगा, वो मुझे सेल करना पड़ेगा, मुझे बायर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद वो डील होगी, तब जाके उसके 2 महीने 4 महीने बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा। तो बहुत ज्यादा हाईली इलिक्विड है। बट यहां पे आपके रिटर्न्स दो तरह से आते हैं। पहला, अगर आपने कोई रियल एस्टेट लिया तो आपको रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है, आप उसको रेंट पे दे सकते हो। अगर आपने कोई कमर्शियल स्पेस लिया है तो उसको आप रेंट पे दे सकते हो, चाहे कोई शॉप हो चाहे कुछ हो। अगर आपने कोई घर प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसको आप रेंट पे दे सकते हो फैमिलीज को। एंड सेकंड, कैपिटल एप्रिसिएशन। लॉन्ग रन में देखा जाता है कि रियल एस्टेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे आपको बातों को समझना होगा। अगर आप देखोगे 2000 से 2020 तक कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ भाई स्टार्टिंग के 15 साल में या 10 साल में जो रिटर्न थे 2010 तक के, वो भाई 15% की ग्रोथ दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो आप देखोगे 3% का ग्रोथ दे रहे थे। ये मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। बट प्रॉपर्टीज, हर एक प्रॉपर्टी का अलग एक साइकिल चलता है, अलग उसका ग्राफ चलता है, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव कर रही है, ओवरऑल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, वो लोकेलिटी कैसी है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोग जनरली तब करते हैं जब उनके पास एक्सेसिव मनी होता है, उनको पता है कि इमीडिएट मुझे कोई नीड नहीं है, मुझे अगले 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल नीड नहीं है। एंड उस प्रॉपर्टी को वो लेकर रेंटल से कुछ जनरेट कर लेते हैं, फिर बाद में जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो उसको सेल ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगेन समझने वाली बात यह है कि हाईली इलिक्विड है, उस चीज को हमें कंसीडर करना पड़ता है कि अगर मेरी नियर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए पैसा, तो यहां पे रिकमेंड नहीं किया जाता। इसके बाद एक जो ऑप्शन निकल के आता है वो है गोल्ड का ऑप्शन। भाई बहुत टाइम से हमारी कंट्री में गोल्ड को एक प्रेस्टीज समझा जाता है, करेक्ट? तो प्रेस्टीज समझा जाता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? अब यहां पे समझने वाली बात है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दो तीन तरह से किया जाता है। पहला, अगर आप ज्वेलरी की फॉर्म में गोल्ड को पोजेस कर रहे हो तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो उसकी हाई कॉस्ट होती है, और जब भी आप कोई ज्वेलरी लेते हो तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, अगर स्पेसिफिक कोई डिजाइन है तो 10 to 20% आपको हायर कॉस्ट पे मिलते हैं, तो वहां पे फिर आपके रिटर्न्स इतने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गोल्ड लेना चाहते हो तो मेरे सामने एक तो ऑप्शन निकल के आता है गोल्ड कॉइंस। गोल्ड कॉइंस आप ले सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन वहां पे सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं। कहां रखेंगे, कहां पे रखेंगे? क्योंकि आज की डेट में गोल्ड कॉइंस रखना मतलब सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इसका अनदर ऑप्शन क्या है? वो अनदर ऑप्शन है, आज की डेट में एक ऑल्टरनेटिव वे आ गया है, वो है पेपर गोल्ड। आप ले सकते हो, आप ईटीएफ के थ्रू पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपने इतने रुपए का गोल्ड लिया हुआ है, लेकिन आपको फिजिकली उसे पोजेस नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपके वो ईटीएफ के प्राइसेस भी बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जिन लोगों का गोल्ड पे ट्रस्ट है, अगेन गोल्ड जो है वो वोलेटाइल है, वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है और आप सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो गोल्ड ईटीएफ में आप जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। अब मैंने यहां पर आपको 8 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो जो मैंने आपको कुछ इन्वेस्टमेंट बताए, जैसे मैंने आपको बैंक डिपॉजिट बताया, मैंने आपको पीपीएफ बताया, मैंने आपको एनपीएस बताया, ये मोर और लेस फिक्स्ड इनकम आपको जनरेट करके ही देंगे।
लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद आपके गोल्ड, रियल एस्टेट, यहां पे लिंक रहता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है एंड अदर पर्सपेक्टिव भी रहते हैं। तो आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपको सोचना है कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। तीन चीजें आपको माइंड में रखनी है इन्वेस्ट करने से पहले। पहला, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, क्या आप रिस्क ले सकते हो, आप लो रिस्क वाली कैटेगरी में हो, मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में हो, या हाई रिस्क ले सकते हो। दूसरा, आपका गोल क्या है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बचना चाहते हो तो आप पीपीएफ में जा सकते हो। अगर आपका वेल्थ क्रिएशन है तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट, आपका टाइम होराइजन कितना है, आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे 5 साल में रिटर्न आ जाए, तो पीपीएफ में करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका रिटर्न 15 साल बाद आएगा। आपको एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर ये पता है मुझे 2 साल बाद रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, मुझे आगे कोई गोल सेट है, तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हो कि मुझे तो पैसे एकदम इमीडिएट चाहिए। अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है, नहीं यार ये जो मेरे पास मनी है ये मुझे आज की डेट में अभी तो नहीं चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, और मुझे एक छोटी सी प्रॉपर्टी दिख रही है जहां पे मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो आप वहां जा सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है दैट डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हर जगह करो। थोड़ा आपका इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए कि आपके पास भी कुछ पैसा है, ऐसा नहीं कि आपने 100 की 100% इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं, आपके पास भाई एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब भाई मुझे रिक्वायरमेंट हो एकदम से, वो लिक्विड फंड होना चाहिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में हो, चाहे अदर लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में हो, या फिर आपके पास कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान के लिए बना रखा है। अगर आपकी 100% इनकम है तो आप कुछ 15 से 20% रिटायरमेंट फंड के हिसाब से प्लान कर सकते हो। देन थोड़ा बहुत एक्सपोजर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड में भी आजकल ऑप्शन आते हैं एसआईपी के, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे आपका रिस्क और कम हो जाता है, लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करने लगता है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न क्या है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आपको हाई रिटर्न मिलेंगे, अगर आप लेस रिस्क ले सकते हो तो आपको लेस रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो मॉडरेट रहे तो अपने जो रिस्क को एक्सपोजर है वो आपको डिवाइड करना है। थोड़ा फंड आपको डेट इक्विटी फंड लेना है, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट लेना है, थोड़ा सा एक्सपोजर आप म्यूचुअल फंड की तरफ दे सकते हो, थोड़ा सा आप भाई गोल्ड के ईटीएफ्स भी ले सकते हो, देन आप रियल एस्टेट में कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से क्या आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, तो कहीं पे अगर एक जगह लॉस भी हुआ तो दूसरी जगह कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव का। एंड दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी डिसीजन, यहां पे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। तो आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, इन चीजों के बारे में और रिसर्च करनी है आपको, फिर इनके बारे में और पढ़ना है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको यहां से कुछ नॉलेज मिली है, कुछ आपको वैल्यू एडिशन हुआ है, तो मुझे भाई इसका डेफिनेटली बताना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आप चाहते हो कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इनके बारे में और डिटेल्ड कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको और इन डेप्थ इनके बारे में नॉलेज हो, तो मुझे लाइक से बताना, उससे मुझे पता यहां पे चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट्स इन अ बेटर वे। तो प्लान अच्छे से करना है, एंड देन आगे अपने प्लानिंग को एमेंड भी करते रहना है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। सो बाय बाय, टेक केयर।